ये आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जैसा कि हमने बताया आपको, उन राष्ट्रवादियों के लिए हम यूज करते हैं ये शब्द जो हिंसा के द्वारा अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालना चाहते थे। हिंसात्मक गतिविधियों के द्वारा अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालना, ब्रिटिश अधिकारियों को भयभीत करना, डराना, सरकार समर्थक लोगों को डराना, उनकी हत्या करना। ठीक है, ये क्रांतिकारियों के लिए वर्ड यूज करते हैं। इसमें भी आप यदि पूरे ट्रेंड को देखा जाए राष्ट्रीय आंदोलन के, तो तीन भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं इसको। जो पहला सेक्शन माना जाता है वो माना जाता है 1907 से 1915। ठीक है, इसमें बहुत सारी घटनाएं सामने आएंगी पुलिस अधिकारियों की, ब्रिटिश अधिकारियों की। ये पहला फेज है। 15 के बाद ऐसा नहीं होता कि ये क्रांतिकारी एकदम गायब हो जाते हैं, घटनाएं चलती रहती हैं, बट वो फ्रिक्वेंसी नहीं दिखेगी जो 7 से 15 में दिखेगी फ्रिक्वेंसी आपको। मतलब रोज इसमें कुछ ना कुछ कारनामा होगा, किसी न किसी अंग्रेजों का विकेट निकलेगा इस पीरियड में। हर 2 4 10 दिनों में, महीनों में कोई ना कोई अंग्रेजों का विकेट निकालेंगे, कोई ना कोई क्रांतिकारी जो है हमारे। ठीक है, सेकेंड फेज होगा जब असहयोग आंदोलन कमजोर पड़ेगा, तो 1924 से 1935 का फेज माना जाता है। जो दूसरा फेज है ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, और जो भी राम प्रताप बिस्मिल, जो तमाम जो नेता है हमारे, अशफाक उल्लाह, उन क्रांतिकारियों का फेज है। 35 तक आते आते कमजोर होगा, धीरे धीरे चीजें रहेंगी इसमें भी। फिर एक फेज माना जाता है 1942 से 47। इसको अलग से नहीं पढ़ना होता है, ये साथ ही साथ पढ़ते हैं, बट इन दोनों को थोड़ा सा अलग से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों में जो खास बात क्या है कि जो पहले वाले चरण में, जैसे बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, दिल्ली, कहीं भी कोई भी घटना हो रही है, ठीक है, तो ज्यादातर जो व्यक्तिगत वीरता को इसमें महत्व दिया गया है। अधिकारियों को मारना है, पकड़े जाएंगे तो फांसी की सजा, आजीवन कारावास, इस तरीके की चीजें दिखाई पड़ेंगी आपको। लेकिन पहले फेज में इनको जन समर्थन दिखाई नहीं पड़ेगा। लोग शहीदों को सम्मान देंगे, बट लोग इनके समर्थन में नहीं आएंगे पहले फेज में। दूसरे फेज में हमें क्या दिखाई पड़ेगा कि लोग यहाँ पे समर्थन में धीरे धीरे सड़कों पर उतरना शुरू करेंगे। जिसे भगत सिंह का जब मसला हुआ, जिसे भगत सिंह का जब मसला था, भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई, तो बड़ा विवाद हुआ था कांग्रेस के भीतर और देश में भी। तो जब गांधी जी एक बैठक के लिए कराची जा रहे थे, तो पूरे रास्ते में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे और कांग्रेसी नेताओं को। और गुस्से में लोग सड़कों पर उतर आए। एक जतिन दास हैं, 63 64 दिनों के, ठीक है, उपवास के बाद उनकी मृत्यु होगी। उनकी शव यात्रा में लगभग 5 लाख लोग शामिल होंगे। तो यहाँ एक डर था, यहाँ धीरे धीरे वो डर खत्म होगा और लोग इनके समर्थन में बड़ी संख्या में आएंगे। 42 से 47 के बीच में क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के देश की आज़ादी तक जितनी भी घटनाएं होंगी, किसी भी घटना को ये नहीं कह सकते कि ये कांग्रेस की घटना है, ये क्रांतिकारी है, समाजवादी है। 42 से 47 तक हर मोमेंट में हिंसा का तत्व बहुत ज्यादा और जन हिंसा होगा। यहाँ लोग सम्मान देंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, यहाँ सड़कों पे आएंगे और यहाँ हथियार उठा लेंगे। पूरा देश ही क्रांति में हो जाएगा। ठीक है, ये भी अभी आएगा डेवलपमेंट, अब जब आएगा हम उसको देखेंगे। तो एक होता है ना कि किसी टॉपिक का जो क्रक्स होता है हमें ध्यान में रखना है, कुछ तो अभी फैक्चुअल चीज़ों को हम लिखेंगे,
तो ये मेन क्रक्स है, 3 भागों में देखा जा सकता है। और मास बेस को लेकर के नेचर चेंज हो रहा है, दो। ये मैं लिखवा भी दूंगा आपको, ठीक है। अब हम आते हैं पहले फेज में, जरा हम कुछ इसका फैक्चुअल जो है डेटा बैंक थोड़ा तैयार कर लें। ये पहला चरण है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद शब्द तो क्लियर है ना? कोई पूछेगा आपसे क्या होता है, क्या समझते हैं, वैसे राष्ट्रवादी या उन राष्ट्रवादियों को संबोधित किया जाता है जो हिंसात्मक गतिविधियों के द्वारा अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहते थे। राष्ट्रवादी वर्ड उसमें लगा देना है, ठीक है। अब देखो, हिंसा की जब बात की जाती है, हम पृष्ठभूमि की बात करें, परिचय मैं अभी आपको दे रहा हूं, तो एक वासुदेव बलवंत फड़के हैं। आप में से कोई नाम पहले सुना है इनका? ये इस नाम की कोई आइडिया है किसी को इनके बारे में? वासुदेव बलवंत फड़के, ये 76-77 के आसपास क्रांतिकारी नवयुवक हैं, जो कह रहे हैं कि भाई हथियार वगैरह भाई हमारे पास हो तो अंग्रेजों के विरुद्ध हम हिंसात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, अंग्रेजों को देश से निकालना जरूरी है। तो जो ब्रिटिश रिपोर्ट है, ब्रिटिश रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट में माना गया है कि जो क्रांतिकारी चेतना से युक्त पहला जो राष्ट्रवादी है, उसको वासुदेव बलवंत फड़के को मानते हैं सरकारी रिपोर्ट में। लिखो आप, 1876-77 के आसपास, 1876-77 के आसपास वासुदेव बलवंत की गतिविधियों वासुदेव बलवंत की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारी चेतना का प्रथम आभास मानती है, का प्रथम आभास मानती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखें, 1897 में, 1897 में चाफेकर बंधुओं के द्वारा रैंड एवं अयस्ट नामक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की गई। रैंड एवं अयस्ट नामक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की गई। ये तो कहानी बता ही चुके हैं हम आपको। तिलक जी को 18 महीने की सजा दी गई थी। प्लेग अधिकारी हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, चाफेकर बंधु हैं, क्या क्या नाम था इनका, बालकृष्ण और दामोदर, दो भाई हैं। अपने नोट्स वगैरह में भी देखिएगा, प्रिंटेड मैटर में भी सब दिया हुआ है। यहाँ पे लिखे, इसे राजनीतिक हत्या का प्रथम उदाहरण माना जाता है। इसे राजनीतिक हत्या का प्रथम उदाहरण माना जाता है, ठीक है। तो पहला आभास यहाँ मिलता है और हत्या का पहला उदाहरण ये माना जाता है। अब आप लिखो यहाँ पे जरा कारण, क्यों उदय होता है, 4-5-6 पॉइंट्स लिखो जरा। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय क्यों? धर्मदलीय नेताओं की कार्यशैली से युवाओं में निराशा, पहले कारण में लिखें।
नरमदलीय नेताओं के कार्यशैली से युवाओं में निराशा। दूसरा लिखो, गर्मदलीय नेतृत्व पर सरकारी प्रहार प्रहार के बाद स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व विहीन होना। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व विहीन होना। इसे लाल बाल पाल में इनकी बड़ी आस्था है, अरविंद घोष में। तो ऐसा कोई लीडर नहीं था, तो ये हिंसा के माध्यम से अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे। तीसरा पॉइंट लिखो, सरकार की दमनकारी नीति। सरकार की दमनकारी नीति। ठीक है। चौथा लिखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रेरणा। से प्रेरणा, जैसे आयरलैंड, रूस। ठीक है। जैसे आयरलैंड था, ब्रिटेन के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई है। रूस में वहाँ का जो जार है, राजतंत्र है, उसके विरुद्ध संघर्ष है। बाल्कन क्षेत्र में संघर्ष है। तुर्की में भी बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी उस दौर यम तुर्क मूवमेंट चल रहा था। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं दुनिया की जो प्रेरित प्रभावित करती है। एक और पॉइंट लिखो, जापान के द्वारा जापान के द्वारा रूस को पराजित किया जाना। एक और लिखो, विवेकानंद दयानंद सरस्वती अरविंद घोष जैसे विचारकों के विचारों से प्रेरित होकर हिंसात्मक मार्ग अपनाना। ब्रैकेट में लिख लेना, इन विचारकों ने हिंसा का समर्थन नहीं किया। इन विचारकों ने हिंसा का समर्थन नहीं किया। अरविंद घोष अपवाद है। ठीक है। इन विचारकों ने हिंसा का समर्थन नहीं किया, अरविंद घोष अपवाद है। लिख सकते हो आप, अरविंद घोष अपवाद है। ठीक है। अब विवेकानंद हिंसा की बात नहीं कर रहे, बट वो कह रहे हैं कि भाई आपकी जो नस है वो फौलाद लोहे की होनी चाहिए, आप इतना मजबूत। तो विवेकानंद की बातों, दयानंद की, सरस्वती आत्मनिर्भरता की बातों में बहुत सारी व्यायामशालाएं खुल गई। बंगाल, यूपी और बिहार में बहुत सारे अखाड़ा और व्यायामशाला बंगाल में बहुत ज़्यादा हुआ था। क्यों? उसका रीज़न ये था कि 57 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों ने कहना शुरू किया कि बंगाल बिहार के लोग बड़े डरपोक होते हैं, और सिखों को, गोरखों को उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया था। तो देखो, अपने यहाँ क्षेत्रीय निष्ठा तो हमेशा से रही है, तो जो बंगाली संस्कृति थी उसको तकलीफ होती थी, सरकार हमें कैसे देखती है। तो कई बार कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में, चेतना में ये भी चलता रहता है कि किस वक्त मिले तो बता देना कि हम कमज़ोर
नहीं है। बहुत सारी बातें होती हैं। तो विवेकानंद कहते थे कि भाई आपका शरीर जो है वो फौलाद का होना चाहिए, आप इतना मजबूत हो इरादों से, शरीर से। तो उसकी व्याख्या ये इस तरीके से करते थे। उन्होंने नहीं कहा कि आप हिंसा करो। और ये बात समझ में, जैसे कॉन्सेप्चुअली या फैक्चुअली भी, कि आखिर हिंसा के मार्ग पे क्यों जा रहे हैं, तो ये सब इसमें इसके फैक्टर हैं। हिंसा तो देखो शुरू हो गई है गतिविधियां 4 में, 5 में, 6 में। बट 1907 जब स्वदेशी आंदोलन कमजोर पड़ेगा तो देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में हमें हिंसात्मक गतिविधियों के एविडेंस मिलेंगे 7 से 15 के बीच में। इसका ट्रेंड क्या होता था, गुप्त संस्थाएं बनाई जाएंगी। तरीका क्या होता है इसमें, सीक्रेट सोसाइटीज बनेंगी। क्लियर। जिसे अनुशीलन समिति, युगांतर गुट, भारत माता सोसाइटी, अभिनव भारत, मित्रमाला, अंजुमन मोहिबान वतन, ऐसे करके बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी बन जाएंगे। फिर क्या होगा कि ये पंपलेट या पुस्तिका निकालेंगे, कभी अखबार निकाल लिया करेंगे 5-6 मासिक, ताकि लोगों को जोड़ा जाए। ये युवाओं तक अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि युवाओं को देशभक्ति का जज्बा उनमें पैदा किया जाए, बताया जाए कि देश गुलाम है। मतलब हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में कहें तो ये शिकार की तलाश में लगे रहते थे, ठीक है ना। बोलचाल की भाषा में मैं ऐसे ही कह रहा हूँ पूरे सम्मान के साथ, कि सम्मान तो बहुत है ही इनके लिए, कि देखते थे कि किन में ये वो प्रेरणा है, किन में वो फायर है, किसको जोड़ा जा सकता है। लोगों में बहुत जज्बा होता था। ज्यादातर जो आयु थे, जितने भी क्रांतिकारी थे इसमें, जो हिंसा वाले थे, सब 15 साल से 30 साल के बीच वाले ही थे। 15, 17, 19, 21, मैक्सिमम आपकी आयु के थे, मेरी आयु के, है ना। थे जैसे सूरसेन थे, बहुत अनुभवी व्यक्ति थे वो, मास्टर दा जो थे हमारे। तो ऐसे लोग भी थे जो करते थे, ठीक है। ये इनका फीचर हुआ करता था। और टारगेट क्या होता था, खास करके अलोकप्रिय अधिकारियों को मार, जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को सजा देते हैं, या जो एक तरीके से घृणा का भाव, या जो बहुत क्रूएल हैं। ज्यादातर न्यायाधीशों को या पुलिस अधिकारियों को टारगेट करते थे। साथ में ये भी टारगेट करते थे कि कोई भारतीय भी जो सरकार समर्थक है, गवाह वगैरह बन गया है, उसका भी विकेट ये निकाला करते थे। बम बनाने की ट्रेनिंग वगैरह लेना, हथियार, इनका भी एक नेटवर्क था। ब्रिटेन से और अलग अलग राष्ट्रों से इन्हें हथियार मिलते थे। जैसे कांग्रेस का अपना एक नेटवर्क है, वैसे क्रांतिकारियों का भी अपना एक नेटवर्क है। यही ट्रेंड होगा, एरिया वाइज उदाहरण बदल जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग जरा उदाहरण देख लेते हैं। और उदाहरण देखने के बाद फिर हम लोग इस पे नेचर की बात करेंगे। उदाहरण कैसे देखा जाएगा, पहले फेज में भारत में क्षेत्र वाइज देखा जाए। जैसे एक बहुत बड़ा सेंटर इसका बंगाल, फिर एक सेंटर इसका महाराष्ट्र, दिल्ली, मद्रास, पंजाब, उड़ीसा, भारत में। ठीक है। वैसे भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में भारत से बाहर। यहाँ हम जिक्र करेंगे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का। और अलग से बात करेंगे हम यहाँ गदर आंदोलन। अलग से बात करेंगे गदर आंदोलन, ठीक है। तो भारत से बाहर भी हम क्रांतिकारी गतिविधियों का जिक्र करेंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसमें भी, ठीक है। एक से एक वीरतापूर्ण एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। गदर आंदोलन में सब आ जाएगा, आप जो पूछ रहे हैं गदर आंदोलन में सब आ जाएगा। अच्छा, और बताना, अमेरिका भी है, और बताया अफगानिस्तान भी है, सिंगापुर भी है, ठीक है। थोड़ा बहुत हिंद चीन भी है, इंडो चाइना भी है, ठीक है। तो 7 से 15 बंगाल का उदाहरण हम यदि कुछ लें,
तो यहाँ पे जैसे हमने कहा संस्थाएं बनाई जाती थी, जैसे एक भद्रलोक समाज है यहाँ पे। भद्रलोक समाज। और एक यहाँ पे है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के जो संस्थापक थे प्रमथ मित्रा, पी मित्रा थे। और धीरे धीरे इसकी 3 महत्वपूर्ण शाखाएं खुल गई। छोटी छोटी तो बहुत सारी शाखाएं थी। एक कलकत्ता ब्रांच, एक ढाका, और एक मिदनापुर। कलकत्ता में जो है वो है बारिंद्र घोष। आप लिखते चलेंगे, बारिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त, भूपेंद्र दत्त। ठीक है, ये अनुशीलन समिति की शाखाएं हैं। ढाका में है पुलिंद बिहारी दास, और मिदनापुर में है ज्ञानेंद्र नाथ बसु। ठीक है, अलग अलग है। जैसे ढाका की एक बहुत फेमस घटना थी, 12 डकैती कांड। केवल रेफरेंस याद रखना है कि हाँ ऐसा कुछ कहीं हुआ है। बारिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त, ढाका में पुलिंद बिहारी दास, और मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु। 12 डकैती कांड बहुत घटना मशहूर थी। ऐसे प्रीलिम्स में इतनी बातें ध्यान रह जाए एग्जाम तक तो बहुत है। ठीक है, मिदनापुर में है ज्ञानेंद्र नाथ बसु। इन संस्थाओं का काम क्या है? संस्थाओं का काम है युवकों को शामिल करना, उनको ट्रेंड करना, उन्हें टारगेट बताना, क्रांतिकारी चेतना का प्रसार करना। इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट शुरू में आपको बता दिया। एक ही बात को बार बार नहीं पढ़ना है आपको, बस याद रखना है। ठीक है, तो बंगाल में भद्रलोक समाज, अनुशीलन समिति, ठीक है, पी मित्रा और ये लोग हो गए। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। ठीक है, फिर इसी तरीके से बंगाल में जैसे एक बनेगा युगांतर पत्रिका, जैसे बड़ी फेमस पत्रिका है ये। युगांतर पत्रिका। इनको निकाला था बरिंद्र घोष। ठीक है, युगांतर पत्रिका, ये भी बहुत बड़ा युगांतर गुट बन जाएगा, इसकी बड़ी भूमिका होगी। ठीक है, इसी तरह से एक संध्या करके एक और पत्रिका है, संध्या, ब्रह्म बांधव उपाध्याय। ये सब क्रांतिकारियों की पत्रिका, युगांतर, संध्या। ये है ब्रह्म बांधव उपाध्याय। ठीक है, यहाँ की 2 घटना बहुत फेमस हुई थी पूरे बंगाल में। ये तो संस्था या पत्रिका वगैरह का इंफॉर्मेशन हो गया। एक घटना है मुजफ्फरपुर में, एक जज को मारने की कोशिश, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। ठीक है, और एक क्रांतिकारी हैं हेमचंद्र कानूनगो, जो बम बनाने की ट्रेनिंग के लिए पेरिस गए थे। 2 चीजें बहुत
प्रीलिम्स में प्रायः पूछा जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे लिखिए बंगाल के बारे में ही। बंगाल में एक क्रांतिकारी हैं हेमचंद्र कानूनगो। हेमचंद्र कानूनगो, ये बम के प्रशिक्षण के लिए पैसे की बड़ी कठिनाई थी, बहुत कुछ बेचा था इन्होंने। बम के प्रशिक्षण के लिए ये पेरिस गए थे और वहां पे रूसी क्रांतिकारी से इन्हें प्रशिक्षण मिला। ठीक है, रूसी क्रांतिकारी से प्रशिक्षण मिला। यूरोप में भी क्रांतिकारियों का एक नेटवर्क था। तो आप देख लो कि जैसे लंदन, पेरिस, जैसे हमने बताया आपको, एक क्रांतिकारियों का भी एक नेटवर्क है। लड़ाई केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर भी सपोर्ट मिलेंगे। इसी में एक और लिखेंगे हेमचंद कानूनगो के बारे में। जब ये ट्रेनिंग लेकर लौटे तो कलकत्ता के नज़दीक ही एक जगह है, गाजियाबाद की तरह, जैसे दिल्ली के नज़दीक है, माणिक तल्ला। माणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना। माणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना, यहीं पे क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग मिलती थी और जा करके किसी के ऊपर बम फेंका करते थे, मारा करते थे। तो एक तो हेमचंद कानून को हमें ध्यान रखना होता है। दूसरा ध्यान रखना है 1908 में मुजफ्फरपुर, वर्तमान बिहार में पड़ता है, मुजफ्फरपुर में एक जज थे किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड, इनकी हत्या का प्रयास किया था प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने। ठीक है, तो ये जज बच गए थे, इनकी मृत्यु नहीं हुई। असफल प्रयास था, एक तरीके से कह लो असफल रहा ये। और इसकी जगह पे कुछ महिलाएं मारी गई थी जो अ, उनका कोई रिलेशन नहीं था बहुत वैसा, भाई कोई क्रूबेल नहीं थी वो। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी सरकारी नियंत्रण से बचने के लिए, और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। तो जितने लोगों को फांसी की सजा दी गई है उसमें खुदीराम बोस जो हैं सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। ठीक है, खुदीराम बोस ये कम उम्र के क्रांतिकारी थे। देखो, क्या उम्र थी कोई बता सकता है? 12-14 वर्ष के थे शायद, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। अब इस घटना में एक और इंटरेस्टिंग बात क्या ऐड हो गया कि जब ये कांड हुआ तो बहुत बंगाल में बहुत इसको लेकर से बहुत चर्चा हुई और पुलिस अधिकारियों ने शुरू की धरपकड़। और इसी क्रम में लोगों को मानिक तल्ला की जानकारी मिली कि सेंटर मानिक तल्ला है। और जब मानिक तल्ला पे रेड पड़ा तो पता चला कि इस पे बारिंद्र घोष और अरविंद घोष भी इससे रिलेटेड। तो जब कोई घटना होती है और उसका जब पर्दाफाश होता है, मुकदमे दायर होते हैं, तो अक्सर उसको उसको नाम दे दिया जाता है। प्रीलिम्स में कभी कभी पूछता है, जैसे इसको नाम दिया मानिक तल्ला कॉन्स्पिरेसी केस या अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। दिल्ली में होगा तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर में होगा तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो कभी कभी ऐसा पूछता है कि भाई एक था, कहाँ से संबंधित था, किस क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लो इसमें।
देखिए, इस घटना के पश्चात क्रांतिकारियों पर इस घटना के पश्चात क्रांतिकारियों पर मानिक तल्ला मानिक तल्ला या अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। या अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। लिखें, अरविंद घोष की भी गिरफ्तारी हुई। अरविंद घोष की भी गिरफ्तारी हुई। इनका मुकदमा चित्तरंजन दास ने लड़ा। इनका मुकदमा चित्तरंजन दास ने लड़ा। लिखो, रिहा होने के पश्चात इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास लिया। ठीक है। उसके बाद ये पांडिचेरी चले गए थे। वहीं वहीं पे ये योग साधना में लग गए और 1950 में इनकी मृत्यु हो गई थी।